Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to this class. We have been taking this class for around a month. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, हालांकि 8वीं के बच्चों की अच्छी खासी तादाद है आईसीबी में, लेकिन जाहिर है सबके इश्यूज भी हो सकते हैं। लाजमी और जबरदस्ती नहीं है। जो इस काबिल है कि लाइव इंटरनेट पे क्लास ले सके इस वक्त वो बेशक ले, लेकिन बाद में आपको पता है मैं इनकी वीडियोस भी यूट्यूब और फेसबुक पे शेयर कर देता हूं, तो जिनके लिए वो इजी है बेशक उस पे देख लिया करें क्लासेस। तो आज की क्लास का आगाज करने से पहले हम्माद कुछ कहना चाह रहे थे। हम्माद, आप खुद को अनम्यूट करें और पूछें जो आपने पूछना है। सर मैं कहती मैंने ग्रामर ले ली है। ओ वेरी गुड, आपको मुबारक हो। मुबारक सर। ठीक है मैं जी। खिलाऊंगा। जी ठीक है। उमेर भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उमेर बोले, अनम्यूट करें खुद को। सर एप्लीकेशन कब चेक करके देंगे? हाँ, मैं कल बैठा था एप्लीकेशन चेक करने के लिए, 2 एप्लीकेशन चेक की, फिर मैं थक गया। 2 या 3, एक अली अहमद अलवी को चेक करके भेजी, एक मेरे ख्याल से कामरान को चेक करके भेजी है, और थोड़ा सा मुझे लेट टाइम मिला था, लेकिन डोंट वरी, यहीं आपके सामने उसको ओपन करके भी चेक किया जा सकता है। लेकिन पहले आज क्लास लेंगे, फिर अगर टाइम बचा या अगर कोई 10-15 मिनट की एडिशनल क्लास इसमें ऐड करनी पड़ी तो उसी में आपको, नहीं तो आज मैं किसी टाइम कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू। और अब को किसी ने कुछ पूछना है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर हम अपनी। ये एक मुझे चैट में भी मैसेज आया हुआ है अब्दुल्ला इमरान का, आज टेस्ट लेना था। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था, लेकिन आज टेस्ट नहीं लेते हैं, आप एंजॉय करें। ठीक है, कल या परसों या वो एक दिन पहले फिर मैं अनाउंस कर लूंगा। टेस्ट वही जो हमने नाउंस प्रोनाउंस वगैरह पढ़े थे हमारे, उनकी बात कर रहे हैं अब्दुल्ला इमरान। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आप तक आपके पास टेक्स्ट बुक ये वाली होनी चाहिए, उम्मीद है होगी सबके पास। कॉलेज से किताबें मिल चुकी हैं आपको। बुक शो हो रही है मेरी, हम्माद की वीडियो मुझे नजर आ रही, यूं करके बताएं हम्माद, मेरी स्क्रीन से बुक शो हो रही है? वेरी गुड, सब थैंक यू। इसी बुक की यूनिट 2 तो हमने कर लिए थे, यूनिट 3 पे हम जाएंगे। एक छोटी सी एक पोएम है, इसे नज्म भी कहते हैं हम उर्दू में, और इसका टाइटल है रिटन इन मार्च। मार्च के महीने में लिखी हुई। अमूमन मार्च का जो महीना होता है हमारे पास भी बहार की आमद का होता है, स्प्रिंग सीजन की बिगिनिंग होती है नॉर्मली जहाँ पे, और जहाँ ये पोएम लिखी गई है वहां भी ऐसा ही मौसम है। और उस बहार के मौसम को जो लोग जिस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, माहौल कैसा है, इस तरह फूल खिले हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बड़े एंजॉय कर रहे हैं, इस हवाले से इसमें आपको बातें मिलेंगी। तो पहले मैं रीड और एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपसे इसकी थोड़ी सी रीडिंग, असल में ये पोएम है तो इसकी नॉर्मल लेसन की तरह रीडिंग नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे अगर थोड़ा सा रिदम में आके पोइट जिस तरह रिसाइट की जाती है पोएम, वो अगर आप कर सकें तो मैं आपसे 1 बाय 1 कहूंगा। मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा रिसाइटल वाली शेप में या अंदाज में बात करूं। पहले से प्री रीडिंग के 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहां में, अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा हो। व्हेन डज स्प्रिंग सीजन कम? हालांकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप में से कोई ये बताना पसंद करेगा कि बाहर का मौसम कब आता है? रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। एक एक मिनट, हमाद ने भी हैंड रेज किया है, और किसी ने नहीं किया। हादी ने भी हैंड रेज किया। हादी, हादी आप खुद को अनम्यूट करें और हमें बताएं बाहर का मौसम कब आता है। हादी अनम्यूट करेंगे खुद को, स्क्रीन पे टच करेंगे, वहां अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। हादी स्क्रीन पे टच करेंगे
तो वहां आपको एक जगह माइक पे लाइन लगी हुई नजर आएगी, उसको टच करेंगे तो आपका माइक अनम्यूट होगा और आपकी आवाज हम तक आएगी। साद हमीद भी ज्वाइन कर चुके हैं। हादी को मुश्किल पेश आ रही है शायद अनम्यूट करने में अपने आप को। एक और बच्चे ने भी हैंड रेज किया है, फहद मरवत ने। फहद मरवत, अब आप अपने आप को अनम्यूट करें और हमें आंसर बताएं कि बाहर का मौसम कब आता है। सर मार्च में। वेरी गुड। अमूमन फरवरी के आखिर में, इन द एंड ऑफ फरवरी और इन द बिगिनिंग एंड इन द बिगिनिंग ऑफ मार्च मोस्टली हमारे पास ये बाहर का मौसम होता है। इस साल हम बाहर के मौसम को एंजॉय नहीं कर सके थे क्योंकि पूरी दुनिया में एक वबा फैली हुई है जिसकी वजह से सब लोग परेशान हैं और लॉकडाउन की वजह से हमारे इदारे भी बंद हैं। ये मेरा बेटा है, ये अभी जाग के मेरे पास आ गया है। हेलो करो भाइयों को। अच्छा जी, इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज एवरीबॉडी बिकम हैप्पी इन स्प्रिंग? जब बाहर का मौसम होता है तो सब लोग खुश क्यों होते हैं? किसी के जहन में ये जवाब इसका आता हो तो हैंड रेज करेंगे। रयान ताहिर, अनम्यूट करें और बोलें। आपकी आवाज बहुत कम आई रयान ताहिर, दोबारा बोले माइक में। सर ये सबका पसंदीदा मौसम है। सबका पसंदीदा मौसम है, चले मान लेते हैं आपकी बात। हो सकता है किसी को ना हो, ये आपने कोई सर्वे किया है? आपको कैसे पता चला सबका पसंदीदा मौसम है? सर हर तरफ ग्रीनरी होती है, फूल खिले होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। फूल खिले होते हैं, ग्रीनरी होती है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का आंसर एक और दफा मैं किसी एक और स्टूडेंट से भी लेना चाहूंगा जो देना चाहते हैं। रेज देयर हैंड। मेरे पास किसकी तस्वीर आ रही है? शहरयार, आप बताना पसंद करेंगे बाहर का मौसम जब आता है तो आप खुश क्यों होते हैं? अनम्यूट करेंगे अपने आप को और फिर मुझे बताएंगे। सर पता नहीं। ले, शहरयार को पता ही नहीं है बेटा कि बाहर के मौसम में लोग खुश क्यों होते हैं। कौन बताना पसंद करेगा? उमैर बताएंगे मुझे? हमाद आपके पास बाद में आता हूं, पहले उमैर को मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर क्योंकि हर तरफ फूल और रंगीली होती है। फूल होते हैं, रंग बिखरे होते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात। हमाद आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दें अनम्यूट करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर क्योंकि इस मौसम में बारिशें ज़्यादा होती हैं और ये मौसम ठंडा होता है। बारिशें तो ऐसे सच ज्यादा हो या ना हो लाजमी नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक खुशगवार तब्दीली होती है क्योंकि बाहर से पहले हमारे पास जो मौसम होता है उसमें थोड़ी सी कह लें कि होती है, गर्मी वगैरह भी होती है और ये सारे फूल वगैरह खत्म हो चुके हुए होते हैं, तो रंग बिरंगी जो हमारा माहौल होता है वो थोड़ा सा चेंज उसमें आना, तब्दीली आना शुरू हो जाती है। हर चीज नए सिरे से, नए फूल, नए दरख्त, फिर मौसम में खुशगवार तब्दीली आ जाती है, तो इसलिए बहुत से लोग इसमें खुश होते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और इस पोएम की रेसिटेशन करता हूं, साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग। The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the lake doth glitter, the green field sleeps in the sun. मैंने किसी दौर में ये इस तरह गा के बताई थी क्लास में। The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the lake doth glitter, the green field sleeps in the sun. ये तो हो गया सिंगिंग। रेसिटल में इस तरह सिंगिंग नहीं होती है, थोड़ा सा रिदम होता है। The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the lake doth glitter, the green field sleeps
in the sun. इसकी मीनिंग को साथ साथ करता जाता हूं। द कॉक इज क्रोइंग का मतलब है बाहर का मौसम है। कॉक कहते हैं मुर्गे को, वो अपनी अजान, जिसे हम उसको बांग देना कहते हैं, अजान देना कहते हैं, असल में क्रो करना उसकी आवाज को कहते हैं कि मुर्गा बोल रहा है, मुर्गा गा रहा है, मुर्गा अपनी आवाज में, जिस तरह बाकी परिंदे चहचहाते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, इसी तरह मुर्गा भी बोल रहा है। द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, स्ट्रीम कहते हैं पानी के बहाव को, छोटी सी नहर, छोटे से दरिया को, छोटे से चश्मे को। बाहर में जिस तरह शायद इसका बारिशों का मौसम भी कभी कभार होता है, तो वो जब बारिशें ऊपर पहाड़ों पे होती है तो जहां जहां से ये दरिया या छोटी नहरें गुजरती हैं उनमें पानी भी भर जाता है, उनका पानी बह रहा होता है। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, छोटे छोटे परिंदे, जिनकी मुख्तलिफ परिंदों की आवाज को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। कुछ परिंदे क्रो करते हैं, कुछ परिंदे ट्विटर करते हैं, कुछ परिंदे सिंग करते हैं, कुछ परिंदे विसल करते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ परिंदों की आवाजों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है जो बाकी छोटे मोटे परिंदे हैं इर्द गिर्द, वो ट्विटर कर रहे हैं, उनकी छोटी छोटी चहचहाने की आवाजें उभर रही हैं। बाहर के मौसम में इवन परिंदे भी खुश होते हैं इंसानों के साथ साथ। द लेक डथ ग्लिटर, लेक कहते हैं झील को। अगर आपने इस्लामाबाद में रावल लेक या रावल झील देखी हो, आपका अब्दुल्ला इमरान तो उसके करीब रहता है, रावल लेक व्यू गए होंगे, तो उसमें ग्लिटरिंग हो रही है। ग्लिटर कहते हैं टिमटिमाने को, चमकने को। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है पानी पर, तो पानी शाइन करता है, ग्लिटर करता है। तो झील पे मौसम साफ है और सूरज का पानी, सूरज की धूप, सूरज की शुआएं उस पानी पर पड़ रही हैं और वो झील का पानी चमक रहा है। द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, पूरा जो सरसब्ज मैदान है, जहां कहीं सरसब्ज मैदान होती है, जहां घास उगे हुए होते हैं, जो नेचुरल इलाके, जिस तरह कश्मीर और मरी की साइड पे जाए, इस्लामाबाद की मरगला हिल्स, ये ग्रीन, ये तो ग्रीन पहाड़ियां हैं, ग्रीन फील्ड भी जहां मैदान होते हैं, वो सूरज की इस वक्त रोशनी जो होती है, सूरज की जो धूप होती है स्प्रिंग में, वो कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है, वो आपको तंग नहीं करती है। अभी अगर गर्मियों में हम समर्स के मौसम में बाहर निकलें जून जुलाई में, तो बड़ी मुश्किल होता है कि उस धूप में हम बाहर एंजॉय कर सकें। तो स्प्रिंग सीजन की जो धूप भी होती है तो वो बड़ी इंजॉयबल होती है। इवन जो ग्रीन फील्ड्स होती हैं, जो सब्जे वाले मैदान होते हैं, वो भी उस धूप को एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक अगर समझ आ गया है तो ठीक है, अगर कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो क्वेश्चन? गुड, उमेर ने मुझे थम्स अप का साइन दे दिया है। मैं इसके दूसरे स्टैंजा की तरफ चल रहा हूं। जो पोएम्स होती हैं उनके जिस तरह डिविजन्स होती हैं, जो सेपरेट सेपरेट पार्ट होते हैं, उसको हम इंग्लिश में स्टैंजा कहते हैं। जो राइटिंग होती है, ऐसे या लेसन होता है, उसके डिविजन्स को हम पैराग्राफ कहते हैं। हम्माद ने, फहद मरवत ने भी मेरे ख्याल से हैंड रेस किया है। पहले देखते हैं हम्माद को। हम्माद बोले, अनम्यूट करें। सर ग्लिटर का क्या मतलब होता है? ट्विटर मैंने कहा किसी भी परिंदे की चहचहाने की। ग्लिटर चमकना होता है, ग्लिटर चमकना, दमकना, टिमटिमाना, रोशन होना। और फिर फहद भी अगर सवाल पूछना चाहते हैं, उनका हाथ रेज हुआ था। फहद कुछ पूछना है, अनम्यूट करें। फहद सवाल है, अनम्यूट करेंगे। मैंने आपको यहां से अलाउ किया है अनम्यूट करने का। अच्छा, इन्होंने मैसेज पे कुछ, किसी ने चैट पे कुछ भेजा है, मैं देख लूं। फहद का कहते हैं नो सर। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा जी, हम थे दूसरे स्टैंजा पे। मैंने ये भी बता दिया, याद रखना है आपने, कि जो कंटिन्यूअस राइटिंग, जिसे हम इंग्लिश में प्रोज और उर्दू में नसर कहते हैं, जिसमें आपके लेसन या चैप्टर्स लिखते होते हैं, वो जब मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हैं तो हर पार्ट को हम पैराग्राफ कहते हैं। लेकिन जब पोइट्री या नज्म इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होता है
तो उसकी हर डिवीजन को हम स्टैंजा कहते हैं। तो मैं दूसरा स्टैंजा पढ़ने लगा हूँ, रिसाइट करने लगा हूँ। द ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट are at work with the strongest. The cattle are grazing, their heads never raising. They are 40 feeding like one. ये मैंने रिसाइट करने की कोशिश की, थोड़ा सा जो मैं बच्चों को सिंग करके भी बताता हूँ, सिंगिंग में थोड़ा सा। The oldest and youngest are at work with the strongest. The cattle are grazing, their heads never raising. They are 40 feeding like one. ऐसे ही बच्चों को पुश करने के लिए मैं थोड़ा सा गा भी देता हूँ। तो the oldest अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ। The oldest and youngest. ओल्डेस्ट, ओल्ड की सुपरलेटिव फॉर्म है। अगर आपने एडजेक्टिव्स अभी हमने उसकी काइंड्स नहीं पढ़ी हैं या फॉर्म उसकी जो डिग्रीज होती हैं, ओल्डेस्ट कहते हैं सबसे जो बूढ़ा तरीन इंसान हो या कोई भी चीज जो बूढ़ी तरीन हो। तो जो बूढ़े लोग हैं वो भी सारे के सारे, एंड यंगेस्ट जो नौजवान बच्चे, यंग तरीन बच्चे जो हैं वो सारे के सारे आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। वो भी सारे काम पे लगे हुए हैं, कोई कोई काम कर रहा है, कोई किसी काम में मसरूफ है। विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, असल में जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनकी जो फिजिक होती है, उनका जो जिस्म होता है वो स्ट्रांग होता है, वो काम ज्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन इस खुशी के आलम में बूढ़े बच्चे छोटे बड़े उनके साथ हाथ बटा रहे हैं और काम में मसरूफ अमल है, क्योंकि मौसम अच्छा है, हर कोई इंजॉय भी कर रहा है। The cattle are grazing. कैटल कहते हैं जानवरों को, खासतौर पे जिसे हम चौपाया माल कहते हैं, जिनको घरों में हम अमूमन पालते हैं, गाय भैंसे बकरियां भेड़े, ये सारी चीजें। तो उनके लिए बड़ा अच्छा ये दौर होता है, क्योंकि सब्जा उगा हुआ होता है, घास उगी हुई होती है और उनको भूख लगती है तो उनको कोई मसला नहीं होता, चलते फिरते कहीं से भी घास चर लेती हैं। ग्रेज करना होता है उनका, घास खाना या चरना। तो जानवर घास वगैरह खा रहे हैं। देयर हेड्स नेवर रेजिंग, इतनी ज्यादा घास है वो मुसलसल खाए चले जा रहे हैं, उनके सर जो नीचे घास चरने में मसरूफ हैं वो ऊपर रेज ही नहीं कर रहे हैं, मुसलसल वो खाए चले जा रहे हैं। दे आर 40, और जानवरों की तादाद कोई 40 के करीब है तकरीबन, ज़ाहिर गिने नहीं होंगे, अंदाजे से कह रहे हैं, बट फीडिंग लाइक वन, लेकिन सारे के सारे फीड कर रहे हैं, खा रहे हैं, उस ग्रेजिंग के अमल में शामिल है, जैसे सारे के सारे एक हों, सारे के सारे मिल के खाए चले जा रहे हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है, उनकी भूख भी मिट रही है, उनका कोई मसला नहीं है। यहां तक अगर नहीं कोई चीज समझ आई तो पूछें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी का सवाल है तो हैंड रेस करें, वीडियो वाले वीडियो में हैंड रेस करेंगे। उमेर थैंक यू, और जिनकी वीडियो नहीं है वो वैसे हैंड रेस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं इन लाइन्स की तरफ। जी पापा, दूध चाहिए? देखो भाई आपको देख रहे हैं सारे, दिखाऊं कितने भाई हैं, ये देखो। फिलहाल मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद की है, ये मेरा बच्चा आपसे बात करेगा, बात करो, हेलो करो, हमसे करो ना, ये आप नजर आ रहे हो यहाँ पे, देखो इधर इधर थोड़ा सा, नहीं शर्मा गए, चलो भाई अभी ये बात नहीं करेंगे, हम वापस स्क्रीन शेयरिंग पे जाते हैं और आपके उसमें कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं। अच्छा जी, मैं यहां से लास्ट स्टैंजा को रिसाइट करने की कोशिश करता हूं। Like an army defeated, the snow has retreated, and now doth fare ill on the top of the bare hill. The ploughboy whooping anon, anon. There is joy on the mountains, there is life in the fountains. Small clouds are sailing, blue sky prevailing. The rain is over and gone. अच्छा जी,
इन दो लाइनों में आपको एक पहली दो लाइनों में बताया गया लाइक एन आर्मी डिफीटेड, जिस तरह किसी आर्मी को शिकस्त हो जाती है किसी जंग में, किसी लड़ाई में, तो द स्नो हैज रिट्रीटेड। बाहर से पहले सर्दियों का मौसम था, बर्फ पड़ती है, तो बर्फ आपने देखा है पहाड़ों पर, पहाड़ों से फिर सड़क तक आ जाती है। तो अब चूंकि सर्दियों का मौसम गुजर गया है, बर्फ पिघल के पीछे की तरफ हट गई है। एक सिमिली से हम कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होती है इंग्लिश में, जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करके समझाने की कोशिश की जाए, तो इसमें यह बताया गया है कि बर्फ ऐसे पिघल के पीछे हट चुकी है। रिट्रीट करना होता है किसी का पीछे हटना। जब आप हमला करते हैं, कोई आर्मी या आप लड़ाई में हमला करते हैं, तो आगे बढ़ चढ़ के हमले कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपको अपनी शिकस्त का पता चल जाता है, तो आप पीछे हटना शुरू कर देते हैं। तो बर्फ भी, जो स्नो है, वो एक शिकस्त खाई हुई आर्मी की तरह अब पीछे हटना शुरू हो गई है, क्योंकि अब वो सर्द दिन खत्म हो गए हैं, बाहर में सूरज निकल रहा है, उसकी गर्मी से वो पिघलना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गई है। तो उस बर्फ के पीछे हटने को तशबीह दी गई है, जिस तरह एक शिकस्त खाई हुई आर्मी पीछे हटना शुरू हो जाती है। एंड नाउ doth fare ill on the top of the bare hill। अब जो पहाड़ी है, जो पहाड़ियां हैं जहां एक, वो बिल्कुल बेयर, अनकवर्ड हो चुकी है। पहले पहाड़ों पर बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे, अब वहां हर चीज फेयर, साफ सुथरी हो गई है, बर्फ पिघल चुकी है और पहाड़ियां बिल्कुल साफ हो चुकी हुई हैं। द प्लो बॉय, प्लो PLOUGH, GH इसमें अ साउंड की तरह निकलता है, साइलेंट है, इसमें गाफ किया ग की आवाज नहीं निकालता। प्लो, प्लो कहते हैं हल को या हल चलाने को। अगर आपने देखा हो, गांव देहातों में किसान लोग बैलों के साथ, एक लोहे का पीस होता है, उसमें एक लकड़ी भी होती है इसी तरह से, असल में वो ब्लेड नुमा होता है, जो किसी कह लें कि जमीन को हल चलाने के काम आता है, उसको प्लो कहते हैं। प्लो बॉय मतलब वो हल चलाने वाला लड़का या किसान लड़का कह लें। वो वूपिंग, अनॉन अनॉन, वूपिंग करना मतलब चिल्लाना, खुशी से अनॉन अनॉन चिल्ला रहा है। यहाँ इसका मतलब ये है कि उसको अब ये खुशी मिल गई है कि उसकी जमीन साफ हो गई, उस पर पहले बर्फ फैली हुई थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो अब वो हल चलाने के काबिल हो गया है। बाहर के मौसम में चूंकि नए नए फूल खिलते हैं, नए नए दरख्त उगते हैं, तो यही मौसम होता है कोई नई फसल काश्त करने का भी, नए बीज बोने का भी। तो वो खुश है कि अब बर्फ चली गई हमारी जमीनों से, अब मैंने अभी अभी अनॉन अनॉन अभी मैंने प्लोइंग करनी है। देयर इज जॉय ऑन द माउंटेन्स, हर तरफ खुशी तो हर तरफ फैली हुई है। सर्दियों का शदीद मौसम खत्म हो गया है, एंजॉय करने वाले दिन बाहर के आ गए हैं, तो पहाड़ों पर भी जॉय फैली हुई है। देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन, फाउंटेन कहते हैं फव्वारों को। एक तो चश्मे नुमा फव्वारे होते हैं जो बारिशों के मौसम में खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ पहाड़ियों में से निकल के बह रहे होते हैं। तो चूंकि बारिशें हुई हैं तो पानी बहुत सारा है, बर्फ भी पिघल रही है, वो भी पानी पहाड़ों से बह के नीचे आ रहा है, तो फव्वारों में जिंदगी आ गई है। फव्वारे, जो फाउंटेन्स, जो सर्दियों के मौसम में डेड हो चुके थे, उनमें से कोई पानी नहीं आता था, अब उन फव्वारों में दोबारा जिंदगी की लहर दौड़ गई है, वो भी जिंदा हो गए, उनमें से पानी निकल रहा है। स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, अब कहीं कहीं आसमान पर छोटे छोटे बादल दिखाई देते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह सेल कर रहे हैं, तैर के हवा में उड़ के आगे पीछे जा रहे हैं। इससे पहले क्या था, सर्दियों में काले बादल, सारा आसमान ढका हुआ, बारिशें, बर्फबारी होती थी, लेकिन अब मौसम खुल चुका है और कहीं कहीं कोई छोटे मोटे बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गहरे बादल नहीं है। ब्लू स्काई प्रीवेलिंग, ज्यादातर आसमान ब्लू ब्लू सा दिखाई देता है। प्रीवेल करना मतलब एग्जिस्ट करना, मौजूद होना। अब आसमान नीला है, अब बादल कम है, जो काफी अरसे तक सर्दियों के मौसम में बादलों से भरा रहता था आसमान, और
तो अब बादल चले गए हैं, साफ आसमान दिखाई दे रहा है। द रेन इज ओवर एंड गॉन। जो बारिशों का मौसम था, जो बारिशें थी, वो मुकम्मल हो चुकी, खत्म हो चुकी और बारिशें जा चुकी। अब मौसम साफ हो गया है। ये नज्म लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की लिखी हुई है। ये इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश पोइट थे और इनको पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता था, क्योंकि ये अमूमन जो नेचुरल सीन्स होते हैं, नज़ारे होते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, मौसम के बारे में लिखते हैं, तो इनको द पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। अब पोएम खत्म हो गई है। पहले उमेर ने हैंड रेज किया है। उमेर, आप अनम्यूट करके अपना सवाल करें, मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। सर ये अभी भी पोएम्स लिखते हैं? अभी भी इंग्लिश में भी पोएम्स लिखी जाती हैं, तमाम जुबानों में लिखी जाती हैं। क्योंकि आप एक मिनट म्यूट करें, आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है। बेटा, पोएम लिखना, नज्म लिखना, या कोई ड्रामा लिखना, या कोई कहानी लिखना, या कोई गाना लिखना, ये इंसान के तरीके होते हैं जो अपने अंदर की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे लिख के अंदर की बात पहुंचाते हैं, कुछ छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लिख के अंदर की बात पहुंचाते हैं, कुछ पोएट्री करके। अब हर फन, ये मुख्तलिफ स्किल्स हैं, मुख्तलिफ आर्ट्स हैं, सबको सब स्किल्स या आर्ट्स नहीं आते हैं। किसी को पोएम बनाना इजी लगता है, उसके जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना। किसी को कहानी लिखना अच्छा लगता है, आसान लगता है उसको, उसके रूल्स आते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है। किसी को ड्रामा लिखना अच्छा लगता है। तो ये इंसानी नेचर है। इंसान जब कोई अच्छी चीज सोचता है या कोई उसके साथ वाकया होता है, तो वो चाहता है कि मैं ये वाकया दूसरों तक पहुंचाऊं। फिर कोई नज्म लिख के पहुंचाता है, कोई कहानी लिख के पहुंचाता है, कोई सीधी सीधी ऐसे लिख के पहुंचाता है। रयान ताहिर कुछ कहना चाह रहे थे। हमाद आपकी तरफ भी आएंगे बाद में। रयान ताहिर। सर इनके हमारी बुक में एक नज़म है डैफोडिल। जी, डैफोडिल्स भी है, वो भी इन्हीं की लिखी हुई, बहुत सारी इनकी नज़में लिखी हुई हैं। डैफोडिल्स एक फूल, जी जी, डैफोडिल्स एक फूल का नाम है, उस पे उन्होंने लिखी है, वो हम आखिरी चैप्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है। हमाद का सवाल, हमाद अनम्यूट करें। कहाँ गया हमाद? एक मिनट, अब अनम्यूट करें। सर 6 मिनट रह गए। हाँ जी, 5 मिनट 5 सेकंड है मेरे पास। तो मेरा ख्याल है आज आप तो ऑप्शन दे दें, खुद अनम्यूट कर लें। क्या हमाद? फिर बोले सर, आप तो ऑप्शन दे दें, खुद ही अनम्यूट कर लें हम। चले, कोई मसला नहीं है। इस तरह बीच में फिर इंटरप्शन होती है ना, उससे बचने के लिए। नहीं तो आप जब कहेंगे हम आपसे आपकी बात सुनेंगे, सुनने को तैयार है। और कौन पूछना चाह रहा था सवाल? एक उमेर ने हाथ उठाया हुआ है। रुको उमेर, अगर किसी और का सवाल नहीं है तो आपकी तरफ आऊंगा वापस। जी उमेर, आप अनम्यूट करें और बोलें। सर जो लड़का था किस जुबान में एनोन एनोन कह रहा था? ये कोई अब इंग्लिश जुबान तो मुझे नहीं लग रही, ये मुझे थोड़ा सा खुद चेक करना पड़ेगा जुबान कौन सी है। शायद कोई नहीं, लेकिन क्योंकि हाँ, इंग्लैंड के साथ उस दौर में जब ये नज्म लिखी गई थी तो आयरलैंड भी लगता था, आयरिश जुबान भी बोली जाती थी, स्कॉटलैंड भी लगता है, वहां मुख्तलिफ जुबानें जो पहाड़ी लोग बोलते हैं। तो ये कोई किसी जुबान का इसी से मिलता जुलता होगा। ये मैं फिर आपको कल एग्जैक्टली बताता हूँ, इस पे मैं खुद रिसर्च करके बताऊंगा आपको। थैंक यू, गुड क्वेश्चन बेटा। और किसी का कोई सवाल? जी अब्दुल मोईज, अनम्यूट करें और बोलें। सर वो टेस्ट कब लेंगे फिर? टेस्ट कम से कम एक दिन पहले बताऊंगा, सरप्राइज नहीं दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, रैयान ताहिर दोबारा हाथ उठा रहे हैं, बोले रैयान ताहिर। अभी टेस्ट चेक कर ले। अभी टाइम 3 मिनट रह गया है, मैं चेक करके बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसने हाथ उठाया था? अलवी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अली अहमद अलवी। हमारे एक मिनट। होमवर्क आज के लिए नहीं है, सिर्फ आपने इस पोएम को 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20 जितनी बार आपको मिले इसको रिसाइट करना है, इसको रीड करना है और ऐसे करना है कि ये आपकी जुबान पे इजीली आ जाए। कल मैं आपसे पढ़वाऊंगा, आपसे रिसाइट करवाऊंगा, हर एक से अलग अलग।
ताकि पता चले ये आपको इंग्लिश में रिसाइट करना आती है और वो रुक रुक के नहीं हो। एक जिस तरह आप कोई गाना शाना गाते हैं आजकल किसी अली जफर का सुन के या किसी अबरारुल हक का सुन के, तो कम से कम थोड़ी सी इसमें फ्लो होनी चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल किसी के पास? हमाद आप कहना चाह रहे हैं कुछ कि नहीं? नहीं, किसी का सवाल भी नहीं। तो बस हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। उमर जल्दी से सवाल पूछ लें, फिर खुदा हाफिज करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का आपने ग्रुप बनाया है? जी बेटा, वो व्हाट्सएप पे इसलिए बनाया है कि आपकी जो होमवर्क आएगा या टेस्ट आएगा वो एक ही जगह मेरे पास इजीली पहुंच जाएगा। वैसे मुझे आगे पीछे अपने मोबाइल में चेक करना पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, तो वो एक ही ग्रुप बन जाएगा उसका। तो फिर लास्ट मिनट है आपसे, अगर कोई क्वेश्चन है भी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, उसी ग्रुप पे जो मैंने क्लास 8 का बनाया है। अगर कोई सवाल आपका यहाँ नहीं आंसर किया गया तो आप उस ग्रुप पे भी दे सकते हैं। मैं दिन में 2-3 बार उसको चेक कर लेता हूँ, मौका मिला तो आपको आंसर कर दूंगा। हमाद बोलें जल्दी से। सर इसमें सिक लीव नहीं है। यार ये हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था, मौजूद है। 225 पेज था, सुलेमान खान ने बताया था। सुलेमान 225 ही था ना, यूं करके बताया हमें। हाँ 224 या 225 पेज पर कहीं है। अली अहमद अलवी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट करें अली अहमद। सर 15 अगस्त से क्लासेस शुरू हो रही हैं स्कूल में। ओ बेटा, आपको जल्दी है क्लास में जाने की? घर में सुकून नहीं है? इनसे पूछो कोई क्लास में जाने को तैयार है? अपने अपने एक्सप्रेशन से बताएं। आधे लोग यूं कर रहे हैं, आधे लोग यूं कर रहे हैं। चले बेटा, जब भी खुलेंगी तो जाहिर है आपको भी पता चलेगा। और इंशाल्लाह फिर लास्ट मिनट चल रहा है। अल्लाह हाफिज, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी 9 बजे।